हेलो गाइस, आपके सपोर्ट और प्यार के दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले एपिसोड में अपना हीरो ये टेंग्यू को सिंथेसिस स्किल के आगे की लेवल के बारे में बता रहा था और अब देखते हैं आगे। यूनफैंग उसको वहाँ पे उस स्किल के बारे में आगे बताता है। मैंने जो लास्ट लेयर बनाई थी उसकी तुलना में इसमें सब कुछ असीमित रूप से शामिल रहेगा। खुद को खोए बिना इस सिचुएशन में बने रहने के लिए इंसान को साफ तौर पर अपने मन को शांत रखने की जरूरत होती है। इसके लिए इंसान में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। मैं इस तरह के स्टेट में एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मेंटल पावर बहुत ज्यादा है। अगर मैंने अपनी मन की ताकत को इसमें शामिल करा तो उसे चोट लग सकती है। ये टेंग्यू वहाँ पे घबराते हुए कहती है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? उसको घबराते हुए देखकर अपना हीरो समझाता है, एक दूसरा इंसान भी है जो इस स्टेट में एंटर कर सकता है। यूनफैंग की बात सुन के ये टेंग्यू वहाँ पे उसको चैपलेट क्लैन की बाई हेक्सिन के बारे में बताती है, जिसको सुन के अपना हीरो थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या तुम उसको जानती हो? ये टेंग्यू वहाँ पे गहरी आंखें भरते हुए कहती है, सब जानते हैं, मैं उसे सालों से ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो बहुत मायावी है और उसे ढूंढना बहुत कठिन है। यूनफैंग वहाँ पे बहाने बनाते हुए कहता है, दरअसल बात ये है, मेरे पास उसे ढूंढने का एक रास्ता है। ये टेंग्यू वहाँ पे बुरी तरह चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? अगर तुम ये कर सकते थे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यूनफैंग वहाँ पे झिझकते हुए अपने मन में कहता है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक होता, और तो और ये मुझे अतीत की बातें याद दिलाती है जिसे मैं याद करने की हिम्मत नहीं कर सकता। साथ ही वहाँ पर बहाना बनाते हुए ये टेंग्यू से कहता है, वो मुझे नहीं पता था कि हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। इस बात को सुनने के बाद ये टेंग्यू तुरंत यूनफैंग का हाथ पकड़ के आगे की तरफ घसीट के ले जाते हुए चिल्ला के कहती है, अगर ऐसी बात है तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी चलो, हमारे नए बनाए गए वाइजर सिस्टम के साथ हम डिवाइन लैंड में कहीं पे भी जा सकते हैं। यूनफैंग जब उसको इस तरह से घसीटते हुए देखता है तो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, हे तुम आखिर क्या कर रही हो? रुक जाओ। ये टेंग्यू वहाँ पे पलट के उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन तभी जब वो अपने हाथ को यूनफैंग के हाथों को इस तरह से पकड़ के ले जाते हुए देखती है तो थोड़ा हैरान हो गई थी। साथ ही वहाँ पर ब्लश करते हुए तुरंत अपने हाथों को उसके हाथों से हटा लेती है। फिर वहाँ पे ब्लश करते हुए अपने हीरो से कहती है, क्या तुम अपनी बेटी का जल्द से जल्द इलाज नहीं करना चाहते? इस बात को सुनने के बाद यूनफैंग भी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले उससे कांटेक्ट करना होगा। ये टेंग्यू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, उससे कांटेक्ट करोगे? लेकिन कैसे? यूनफैंग वहाँ पे समझ नहीं पाता कि अब मैं इसको कैसे समझाऊं। तभी अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, वो बात ये है कि मेरे पास उससे कांटेक्ट करने का एक सीक्रेट मेथड है, बस तुम मुझे 1 मिनट का टाइम दो। ये टेंग्यू वहाँ पे इस बात को सुनने के बाद बहुत सारा गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, तुम्हारे पास एक सीक्रेट मेथड है और तुमने मुझे बताया भी नहीं अभी तक। ये टेंग्यू को इतना गुस्से में देखकर यूनफैंग कुछ समझ नहीं पाता और तभी वहाँ पर पीछे की तरफ पलट जाता है। साथ ही अपने उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहता है, मेरी पावर और मेरी सोल के साथ। अपनी आंखें बंद करने के बाद वो टेलीपैथी के थ्रू बाई हेक्सिन से मन में कहता है, बाई हेक्सिन, क्या तुम वहाँ पर हो? बाई हेक्सिन उसको रिप्लाई देती है, ओहो, आखिरकार तुम्हारे पास मेरे लिए समय निकल आया। जिस बात को सुनने के बाद अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, वो बात ये है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाई हेक्सिन उसको रिप्लाई देती है, तो ठीक है, मैं इलाज वाली घाटी में हूँ, तुम वहीं पर आ जाओ। अपनी बात खत्म करने के बाद यूनफैंग पीछे पलट के ये टेंग्यू की तरफ देखते हुए कहता है, बाई हेक्सिन इलाज वाली घाटी में है, चलो चलते हैं। इतनी जल्दी कांटेक्ट करते हुए देखकर ये टेंग्यू वहाँ पे नखरे करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ रिवर्ट वन, इसीलिए तुम खुद जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। यूनफैंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन तुम तो अभी कह रही थी कि हमें साथ में ढूंढना चाहिए। एक औरत कहाँ बर्दाश्त कर सकती है दोस्तों, जिस कारण से वो गुस्से में पलटते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये देखते हुए कि तुम्हारे पास तो एक सीक्रेट मेथड है, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। ये टेंग्यू को इतना रहा गुस्से में देखकर यूनफैंग वहाँ घबरा गया था, पसीने पसीने हो जाता है। लेकिन दूसरे साइड में ये टेंग्यू गुस्से में उसको पार करते हुए आगे की तरफ निकल गई थी और साथ ही वहाँ पर अपनी चेयर के पास जाकर कुछ बटन्स को सेट करते हुए वहाँ पर एक ब्लू कलर का टेलीपोर्टेशन होल खोल देती है। साथ ही वहाँ पर इशारा करते हुए कहती है, रिवर्ट वन, प्लीज आपको जाना चाहिए। अपना हीरो उसके ऐसे बदले हुए रूप को देखने के बाद अपने सर को खुजलाते हुए उस तरफ जाते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और इस बात को कहते हुए वो उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर चला जाता है। और दोस्तों आगे अपने यूनफैंग के लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइज वहाँ पर रखे हुए हैं जो आपको देखने में मजा आ जाएगा। यूनफैंग जब दूसरी साइड में उस पोर्टल की तरफ निकलता है
तो उसी घाटी की तरफ से बाहर की तरफ आ रहा था, जहाँ पर सामने की तरफ देखने के बाद तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर बाय हेक्सेन की क्लिनिक थी वहाँ पर बहुत ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वो फ्री में इलाज करा करती थी। इतनी सारी भीड़ देख के यूनफेंग मन में कहता है, ओफो, मुझे तो यहाँ पर आए हुए बहुत सारा समय हो गया है, अब तो इस घाटी में बहुत जरा चहल पहल मची पड़ी है। उतने में कोई चिल्ला के कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, क्या तुम लोग देख नहीं सकते, मेरे मास्टर को इलाज की जरूरत है। तभी दूसरे साइड में दोस्तों हमें एक इंसान दिखाते हैं जिसको उसके सर्वेंट लाद के लेके आ रहे थे, और देखने में दोस्तों ये पूरी तरह से एक छोटा हाथी ही है। उसको इतना सही साइड देख के वहाँ पे एक इंसान चिल्ला के कहता है, हे, तुम अपनी लाइन से पीछे नहीं हट रहे हो, हमें यहाँ के रूल्स को फॉलो करना है। उस आदमी का सर्वेंट वहाँ पे हंसते हुए कहता है, तुम बस एक किसान हो और पलट कर मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उतनी ही देर में दूसरे लोग भी वहाँ पे पीछे चिल्ला के कहते हैं, हे टकले, तू जरा चपर चपर मत कर, हम सभी यहाँ के रूल्स को फॉलो करेंगे। वो इंसान भी टकला सुनने के बाद गुस्साते हुए उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, नियम गरीब लोगों के लिए होते हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे मास्टर कौन है? मैं तुम्हें अभी यहाँ पर मौत के घाट उतार सकता हूँ और इसके लिए मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इस बात को कहने के बाद तुरंत वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और उसका हाथ वहाँ पे चारों तरफ से पत्थर में कवर होने लगा था। इसी के साथ वो टकला वहाँ पे जो लड़का बकवास कर रहा था उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम कचड़े, इतना बोलने की हिम्मत करते हो। जैसे उन लोग वहाँ पे उस टकले को अटैक करते हुए देखते हैं, सारे के सारे घबरा गए थे, लेकिन दूसरे साइड अपना हीरो भी वहाँ पे खड़ा होकर इस चीज को देखते हुए गुस्सा के कहता है, तुम सभी यहाँ से निकल लो अब। और इसी के साथ यूनफेंग ने वहाँ पर फिर से अपने टाइम को फ्रीज करने वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिस चीज के कारण वहाँ पे वो टकला वहीं पर रुक गया था और उस इंसान के ऊपर जो उसने अटैक किया था वो वहीं पर रुक जाता है। यूनफेंग इस चीज को देखकर तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपना एक छोटा सा खाली फिंगर की खाली एक टैप को उस टकले के हाथों के ऊपर करते हुए, साथ ही वहाँ पर खूब जोर से जमीन पे पैर मारते हुए अपनी एक और स्किल को उस छोटे हाथी के सामने एक्टिवेट कर दिया था। फिर वहाँ पे यूनफेंग उन लोगों के पीछे से जो बाई हेक्सेन की क्लिनिक थी उसके अंदर जाने लगा था। यूनफेंग के अंदर जाने के बाद में जो टाइम वहाँ पे फ्रीज था एकदम से फ्री हो गया था, लेकिन दूसरे साइड में दोस्तों वो जो टकला अभी बहुत गुस्से में उस लड़के के ऊपर मुक्के से अटैक कर रहा था, उसका हाथ वहाँ पे यूनफेंग ने मोड़ दिया था, कोनी उसकी अंदर चली जाती है। अपने हाथ को ऐसे हाल में देखने के बाद वो टकला बहुत जरा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, हे भगवान, मेरे हाथ के साथ में क्या गलत हुआ है? छोटा हाथी भी इस चीज को होते हुए देखकर वहाँ पे चिल्ला के कहता है, आखिर कौन है जो यहाँ पर खिलवाड़ कर रहा है? लेकिन तभी अचानक से जब वो चिल्ला रहा था कुछ होने लगता है। जो उसके सर्वेंट उसको लेके आए थे, यूनफेंग ने अपनी पावर को यूज करते हुए उन सभी को कंट्रोल कर लिया था। वो सर्वेंट उसको वहाँ पे वापस ले जा रहे थे, जिसको देखते हुए चिल्ला के कहता है, हे, आखिर तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? मैं तुम सभी को काम से बाहर निकालता हूँ। लेकिन दोस्तों उसकी इस बात को सुनने के बाद तो उसके सारे सर्वेंट बहुत स्पीड में भागते हुए से ले जा रहे थे। ये सब होते हुए देखकर वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। लेकिन दूसरे साइड में हमें अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई दूसरी लड़की की वहाँ पे इलाज कर रही थी। वो लड़की वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए जो दूसरी लड़की थी इलाज करने वाली सुइयों के साथ में उसका इलाज कर रही थी। लेकिन इस चीज को करने के कारण उस लड़की के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और तभी अचानक से उस लड़की के पेट के अंदर से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा चाकू के साथ में बाहर निकल के आता है और सीधे प्लेट के अंदर गिरता है। इतना मेंटली पावर यूज करने के कारण उस लड़की के पसीने छूट रहे थे, साथ ही वहाँ पर वो अपना पसीना पोंछ रही थी। तभी अपना हीरो आगे बढ़ते हुए कहता है, काफी लंबा समय हो गया है और इस जगह में भी पहले से बहुत सारा चहल पहल हो गई है। उस आवाज को सुनने के बाद में वो लड़की हैरान होते हुए पीछे पलट के देखती है और जब यूनफेंग को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्यों हो? यूनफेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, मैं बाई हेक्सेन से मिलने आया था, वो कहाँ है? इस बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा घबराते हुए कहती है, वो वैली के अंदर है, तुम वहाँ जाओ। जाने से पहले यूनफेंग उंगली से इशारा करते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम केवल अजीब और लाइलाज बीमारियों का इलाज करते हो जो कि बहुत जरा रेयर होती हैं, तो फिर ये जगह इतनी भीड़ से भरी हुई क्यों है? वो लड़की वहाँ पे खुश होते हुए यूनफेंग के पास आके कहती है, तुम्हें पता है अब मैं एक डॉक्टर बन गई हूँ, अगर रूल्स को तोड़ने से ज्यादा लोगों को मदद हो सकती है तो मैं रूल्स को तोड़ दूंगी। आपसे मिलने के बाद ही मुझे ये बात समझ में आई थी। यूनफेंग उसको इतना खुश देखकर उसके सर पे पैट करते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात
है, लेकिन बाहर 2 लाइन क्यों है? यूनफेंग के पेट करने के कारण वो लड़की वहाँ पे ब्लेस करते हुए कहती है, मैं अक्सर बिना फीस के ही क्लिनिक चलाती हूँ और कुछ लोग इस मौके का इस्तेमाल मेरे सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए करते हैं, और तो और मेरा मना करना भी बिल्कुल काम नहीं करता, जिस कारण से कि मैंने ये नियम बनाया, जो लोग भी मेरे को प्रपोज करने के लिए आए हैं वो एक अलग लाइन बनाए, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं एक एक करके उनको रिजेक्ट कर दूंगी। यूनफेंग उसकी इस तरह की बात सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, वाह क्या बात है, ये लोग तो सचमुच पक्के इरादे वाले हैं। लेकिन दूसरे साइड में वो लड़की यूनफेंग की बात सुन के पिनकते हुए कहती है, ये तुम बकवास बातें कर रहे हो। उन सभी लोगों के अंदर से ठरकपन और बाजाबाजी करने के इरादे रखने वाली बहुत तेज गंध आती है। उन्हें केवल मेरे इस रूप की परवाह है, और तो और वे दावा करते हैं कि वे मुझे पसंद करते हैं, हालांकि वे सच में मुझे नहीं जानते। यूनफेंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अगर तुम परमिशन दो तो क्या मैं उनका इलाज कर दूं और तुम यहाँ पर अपना इलाज जारी रख सकती हो। वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होते हुए यूनफेंग को खूब कस के हक करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, जाओ उनको पेल दो, बहुत बहुत तुम्हारा शुक्रिया, इस चीज से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। उस लड़की को इस तरह चिपकते हुए देखकर यूनफेंग उसको पीछे की तरफ करते हुए कहता है, और हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही करती रहो। इस बात को कहते हुए यूनफेंग वहाँ पे डिसअपीयर होने लगा था। दूसरी साइड में हमें क्लिनिक के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ठरकी लोग उस लड़की को प्रपोज करने के लिए आए हुए थे। बहुत ढेर सारे लौंडे फूलों का गुलदस्ता लेकर खूब सारा एटीट्यूड दिखा रहे थे, और हमको पता चलता है दोस्तों वहाँ पर तो बहुत ढेर सारे लोग थे। वो आपस में ही बात करते हुए कहते हैं, यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, मैं अपने पैरों पे कंट्रोल क्यों नहीं रख पा रहा हूँ। जिस तरह से वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक से पीछे की तरफ पलट जाते हैं। इस तरह से खुद ब खुद चलते हुए देखकर वो हैरान होके कहते हैं, हे आखिर कौन है जो हमको कंट्रोल कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता लियांजिन, बिना प्रपोज करे मैं नहीं जा सकता। लेकिन तब तक दोस्तों वो वहाँ पे बड़ी स्पीड में भागते हुए वहाँ से चले गए थे, और वहाँ से जाते हुए चिल्ला के कहते हैं, हम वापस आएंगे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें इलाज वाली घाटी के इनर पार्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अपना हीरो बाई हेक्सी को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए मन में कहता है, इलाज वाली घाटी डिवाइन लैंड के 5 सीक्रेट रिल्म में से एक है। इस घाटी में गाइड के बिना जो लोग भी घुसपैठ करेंगे वे पक्के तौर पर खो जाएंगे और आखिरकार मौत का सामना करेंगे। इस सीक्रेट को आज भी कोई सुलझा नहीं पाया है। जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है तो कोहरा बहुत ज्यादा घना होने लगा था। फिर एक जगह पहुंचने के बाद कोहरा वहाँ पे खत्म हो जाता है। सामने की तरफ जब देखता है अपना हीरो तो वहाँ पर बाई हेक्सी बैठी हुई थी एक बहुत खूबसूरत पेड़ के बगल में। यूनफेंग के प्रेजेंस को वहाँ पे फील करते हुए वो कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। बाई हेक्सिन की आवाज सुनकर यूनफेंग थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है, ये औरत एक ऐसी इंसान है जिसका सामना करने से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। लेकिन फिर भी यूनफेंग धीरे धीरे करके उसके पास जाकर वहाँ की चेयर के ऊपर बैठ गया था, और जब ऊपर की तरफ अपना चेहरा करता है तो उसके पसीने आ रहे थे। और सामने की तरफ हमें बाई हेक्सिन को दिखाते हैं, जो कि देखने में दोस्तों सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत और लाजवाब थी। यूनफेंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, वो मैं यहाँ पे। लेकिन तभी बाई हेक्सिन प्लेट के अंदर से एक बीज को उठाती है और यूनफेंग की तरफ आगे करते हुए सीधे वहाँ जमीन पे गिरा देती है। और उसके ऐसा करने के साथ में वो जो बीज था वो अचानक से वहाँ पर तुरंत दोस्तों स्पीड में बीज से धीरे धीरे करके ग्रो होते होते इतना ज्यादा ग्रो हो जाता है कि उसके अंदर से एक तरबूज बाहर निकलता है। और इस स्पीड को देखने के बाद तो मैं भी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। अगले ही पल बाई हेक्सिन वहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए तरबूज को उस मेज के ऊपर हवा में ले आती है, और फिर अपनी पावर को यूज करते हुए उसके वहाँ पे टुकड़े टुकड़े करते हुए अपने हीरो से कहती है, बहुत समय बीत चुका है, फिर भी तुम मेरे प्रति इतना हार्ड क्यों हो? क्या मैं इतनी डरावनी हूँ कि तुम मेरा सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते? और इस बात को कहते हुए उसने उस तरबूज के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बाई हेक्सिन की बात सुनकर अपना हीरो वहाँ पे पसीने होते होते मन में कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम्हारी स्किल लोटस सिंपैथी मेरे लिए उसके प्रति किसी भी फीलिंग को छुपा पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरे साइड में बाई हेक्सिन उससे कहती है, तुम्हें किसी भी बात पर दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा फैसला था। यूनफेंग तो ट्यूबलाइट उसको वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये कहना क्या चाहती है। तब भी घबराते हुए उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं उस लोटस सिंपैथी के इफेक्ट में हूँ, लेकिन मैं आपकी सोच को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। बाई हेक्सिन वहाँ पे उसको तरबूज का एक पीस देते हुए कहती है, सच तो ये है तुम ऐसा कर सकते हो, बात बस इतनी सी है, जो आप सोचते हो मैं उसे पहले ही बोल देती हूँ। तुम मुझे सुन सकते हो, इसलिए आपको मुझे महसूस करने की जरूरत नहीं है,
ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे फिर से दोबारा मिलने के लिए मेरे दिल में खुशी उमड़ रही है। तुम इसे महसूस कर सकते हो, भले ही अपनी इस फीलिंग को मैं एक शब्द में ना बोल पाऊँ। बाय हेक्सिन की बात सुनकर अपना हीरो तो वहाँ गुलब्बो बन गया था। उसके गाल लाल हो रहे थे, लेकिन फिर भी घबराते हुए वो उस तरबूज को खाता है और साथ ही वहाँ पर हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह क्या बात है, ये तरबूज तो ताजा और बहुत मीठा है। बाय हेक्सिन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, बच्चों को ऐसे ये घूमते हुए मिल गया था और ये 500 साल पहले छोड़े गए बीज थे। विरासत में मिले लेखों में इसे तरबूज कहा जाता है। युनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा बच्चे? तुमने कब से यहाँ पर बच्चों को पालना शुरू कर दिया? बाय हेक्सिन उसकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती है, अपने हीरो को इस उंगली का कुछ कुछ मतलब समझ में आने लगा था। तुम उनके पापा हो, तुम यहाँ पर क्यों आए? जैसे ही वहाँ पर बाय हेक्सिन ने इस बारे में बोला था, जो तरबूज वहाँ पे वो खा रहा था एकदम से मुंह से बाहर निकल जाता है और कुछ बीजे तुरंत बाय हेक्सिन के मुंह पे जाके लगने वाले थे, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, सभी कुछ यहीं पे फ्रीज हो जाए। और उसके ऐसा कहने के साथ में वो बीजे वहाँ पे उसके चेहरे पे नहीं लगते, फ्रीज हो गए थे, रुक जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से युनफेंग को पीछे कुछ एहसास होता है और जब वो पीछे की तरफ पलट के देखता है तो उसकी आंखें दोस्तों फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची बहुत तेज भाग के आगे आते हुए चिल्ला के कह रही थी, पापा आप यहाँ पर आ गए हैं। अब उस लड़की को देखने के बाद तो अपना हीरो दोस्तों पसीने पसीने हो गया था, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जितना दोस्तों इस एपिसोड में ये शॉक्ड हुआ है, उससे दुगना शॉक्ड नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है अपना हीरो। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो आप लोगों से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ मैं। इस बीच मेरा सेटअप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, जिस चीज के लिए मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ, जिसके लिए मैंने QR कोड आपके सामने लगा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं अपना हीरो वहाँ पे उस लड़की को देखने के बाद भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे वो सपना देख रहा है। फिर वहाँ पे बहुत सारा घबराते हुए कहता है, शांत हो जाओ एक बार फिर से, अचानक बच्चा मेरे सामने आ गया है, लेकिन मुझे इसे कई बार एक्सपीरियंस करने के बाद भी एक्सेप्ट करने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? शांत हो जाओ, मैं खुद को फिर से शर्मिंदा नहीं कर सकता। और इस चीज को कहते हुए दोस्तों वो अपने दिल पे हाथ रख, घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे, सीखे। जब वो बाय हेक्सिन की तरफ देखता है तो पसीने पसीने हो रहा था। जिस चीज को देखने के बाद में बाय हेक्सिन उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहती है, वो देखो उधर पे, हाँ तुम ही उसके पापा हो, वो तुम्हारी ही बेटी है। लेकिन जब वो इधर उधर देखती है तो थोड़ा सा हैरान हो गई थी, क्योंकि दोस्तों अपने हीरो ने फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ वहाँ पे जमा दिया था। उस तरबूज को इस तरह से हवा में उड़ते हुए देखकर बाय हेक्सिन हंसते हुए कहती है, क्या ये तुम्हारी टेक्निक है? सब कुछ यहाँ पर फ्रीज हो गया है, वाकई बहुत कमाल की है। लेकिन दूसरे साइड अपने हीरो को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वो वहाँ पे पीछे उंगली से इशारा करते हुए कहता है, वो क्या है? बाय हेक्सिन वहाँ पे फिर से स्माइल करते हुए कहती है, उसका नाम लियान शेंग है और वो तुम्हारी बेटी है। इस बात का कंफर्मेशन होने के बाद तो अपना हीरो और जरा पसीने पसीने हो चुका था। घबराते हुए वो कहता है, मुझे यकीन है मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या तुम प्लीज मुझे समझाओगी आखिर ये चल क्या रहा है? बाय हेक्सिन उसके ऐसे हाल को देखकर उसको समझाते हुए कहती है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, तुमको इसकी आदत हो रही है, मैंने सही कहा ना? चलो मैं तुमको शॉर्टकट बताती हूँ। लोटस सिंपैथी स्किल और एक बच्चा पैदा हुआ, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? युनफेंग वहाँ पे बहुत सारा घबराते हुए कहता है, चलो भी ये कोई आपसी सेंस रखने वाली टनल नहीं है, तुम तो मुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हो। और इस चीज को कहते हुए युनफेंग वहाँ पे एकदम शांत हो चुका था। बाय हेक्सिन उसके आगे का सीन बताती है कि आखिर ये बवाल आया कैसे सामने। 7 साल पहले डिवाइड लैंड में जब बुरी तरह तबाही मची हुई थी, अलग अलग ग्रुप सभी तरह की प्लान्स का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि उस दुनिया में कोई भी विश्वास या उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन आज वे एकजुट हैं, फिर भी कल वो विश्वासघात करते हैं। मेरे दोस्त और अच्छे साथी जो मेरे जैसे ही आदर्श रखते थे, बैटलफील्ड के अंदर मरते चले गए, जब तक कि केवल मैं ही बच गया था। आगे का रास्ता अनंत रात की तरह बहुत जरा अंधेरे से भरा हुआ था और मेरा दिल ये सब देखने के बाद साफ आसमान की तरह खाली हो गया, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहाँ पर मरे हुए मेरे सामने पड़े थे और अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची। मैं इन सभी को जरूर मार डालूंगा। और इसी के साथ वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर डार्क मिस्ट अपीयर होना स्टार्ट हो गई थी। वो बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको चारों तरफ से घेरने लगी थी। और अगले ही पल दोस्तों जो अपना हीरो था अपनी डार्कनेस के अंदर पूरी तरह से पगला गया था। उसका जो इविल पार्ट था वो बाहर निकल के आ जाता है उन सभी लोगों को मारने के लिए जिन्होंने उसके अपनों को खत्म किया है।
जैसे ही युनफेंग वहाँ पर इविल रेज मोड में आता है, उसके अंदर से बहुत ढेर सारी डार्क एनर्जी रिलीज होती है और वो सीधे आसमान की तरफ जा रही थी। युनफेंग वहाँ पे पागलों के तरीके बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे उन सभी को मारना होगा जो तबाही मचाते हैं। और इसी एक बात को युनफेंग बार बार दोहरा रहा था, मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं उन सभी को मार दूंगा। युनफेंग की पावर जनरेट होने के कारण वहाँ पे पूरा का पूरा माहौल चेंज हो चुका था। जो चांद सफेद कलर में होता है वो भी पूरी तरह से लाल हो चुका था। वहाँ मारे जाने के बुरे इरादे वाले इतने ढेर सारे लोग थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तक सभी जगह पर लोग मरते जा रहे थे। मैंने उन्हें काट डाला। जितना ज्यादा मैंने काटा उतना ही ज्यादा हताश महसूस हुआ और मैं डीमन की स्टेट में घिर गया। और जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपना हीरो युनफेंग तो लग ही नहीं रहा है। उसके चारों तरफ से ब्लैक कलर की मिस्ट का ऑरा फैला हुआ था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ होता है। एक लेडीज वहाँ पर आती है और युनफेंग को ऐसे हाल में देखने के बाद में उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी, जिसको देखते हुए युनफेंग उससे कहता है, चैपलेट क्लैन की बाई हेक्सेन, तुम यहाँ पर किसके लिए आई हो? बाई हेक्सेन उसके ऐसे हाल को देखने के बाद उदास होते हुए कहती है, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। युनफेंग जो अभी भी अपने में नहीं था, वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं अकेले और शांति से इस संसार में आत्मज्ञान और मुक्ति की तलाश कर रहा हूँ। मेरे मारने से तुम्हारा क्या लेना देना है और मुझे तुम्हारे उद्धार की क्या जरूरत है? अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद बाई हेक्सेन उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, उसको समझाने की कोशिश करने के लिए, और उसके पास जाकर उसको समझाते हुए कहती है, डिवाइन लैंड के लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत ढेर सारी शिकायतें रखते हैं और तुमको मारना चाहते हैं। क्या यही वो एकजुट करना है जो तुम डिवाइन लैंड के लिए चाहते थे? उसकी इस तरह की बात सुनकर युनफेंग वहाँ पे गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम। बाई हेक्सेन वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहती है, अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ से जाती हूँ कि नहीं। जैसे ही बाई हेक्सेन ने इस बारे में बोला था, तभी अचानक से युनफेंग उसके बगल में एक एनर्जी अटैक कर देता है। साथ ही उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ रुकोगी तो मैं तुमको मार डालूंगा। दूसरे साइड में बाई हेक्सेन उसके इस तरह के अटैक और सब चीज को देखते हुए भी वहाँ पे रुक नहीं रही थी। उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ा रही थी। उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर गुस्साते हुए कहता है, तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमको मार डालूं? क्या तुम अपनी जिंदगी भर की कल्टीवेशन खोना चाहती हो? बाई हेक्सेन युनफेंग के बहुत ज्यादा क्लोज आकर उसको समझाती है, अगर तुम सभी इंसानों के लिए बुरे बन सकते हो तो मैं आपके लिए अपनी कल्टीवेशन को त्याग सकती हूँ। बाई हेक्सेन को इस तरह समझाते हुए देखकर युनफेंग वहाँ पे फिर से गुस्साते हुए कहता है, मैंने ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए किया है। और इस बात को कहते हुए उसके अंदर की डार्क एनर्जी और ज्यादा रिलीज होने लगी थी। उसके ऊपर डार्क एनर्जी को हावी होते हुए देखकर बाई हेक्सेन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे मार डालो। दूसरे साइड में युनफेंग उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर अपने कदम पीछे कर रहा था, लेकिन तभी बाई हेक्सेन उसके बहुत ज्यादा क्लोज आकर उसको कांधे से पकड़ लेती है और साथ ही वहाँ पर अपना एक बहुत पावरफुल चुम्बन का अटैक सीधे उसके होठों पे कर देती है। और इस तरह से अपने आप को चूमते हुए देखकर युनफेंग हैरान हो गया था। साथ ही बाई हेक्सेन वहाँ पे अपने उसी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, सूत्रा ऑफ यूनिवर्सल कंप्रोजन लोटस सिंपैथी। ऐसा करने के साथ में बाई हेक्सेन के अंदर से बहुत ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई थी, जिसके इफेक्ट के कारण युनफेंग के ऊपर जितनी भी डार्क एनर्जी कब्जा करी थी धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से निकलने लगी थी। और एक टाइम पे आने के बाद में उसकी आंखों के अंदर से बहुत ढेर सारी डार्क लाइट निकलती है और अगले ही पल वो सारी डार्क लाइट धीरे धीरे क्रैक होने लगी थी। जैसे उसके अंदर की डार्क मिस्ट खत्म होती है, युनफेंग हमें रोते हुए दिखाई देता है। उसके वहाँ पर आंसू निकल रहे थे। युनफेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। युनफेंग वहाँ पर बेहोश हो चुका था, क्योंकि इस डार्क एनर्जी के इफेक्ट के कारण युनफेंग की बॉडी वहाँ पर जवाब दे चुकी थी। और उसके बेहोश होने के बाद में दोस्तों वहाँ पर खूब मजे से बाजाबाजी हुई होगी, क्योंकि बाई हेक्सेन ने वहाँ पर लोटस सिंपैथी स्पेल का इस्तेमाल किया था। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ पर वो उसकी सारी बातों को सुनते हुए हैरान होके कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? बस एक किस करने से तुम प्रेग्नेंट हो गई थी? अब इस ट्यूबलाइट को क्या बताया दोस्तों, ये सच में चूतिया है। बाई हेक्सेन इसकी इस तरह की बात सुनकर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, वेल ऐसा नहीं है, मैंने तुमको पूरी तरह से सही से नहीं बताया। उस दिन तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारी डार्क एनर्जी गायब हो गई और तुम बेजान हो गए। अगर मैं उस जगह पर कुछ नहीं करती तो तुम वहीं
पर मर सकते थे, इसीलिए मैं तुमको अपने साथ इलाज की घाटी में ले आई और साथ ही लियान शिन से मदद भी मांगी। अपना हीरो वहाँ पे हैरान होते हुए सर खुजला के कहता है, अच्छा तो यही कारण था कि जब मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने अपने आप को लियान शिन की झोपड़ी में पाया। साथ ही वहाँ पर ब्लश करते हुए कहता है, लेकिन उसके बाद तुमने मेरे साथ में क्या किया? अपने ट्यूबलाइट को बाई हॉक्सिन आगे बताती है, लोटस सिंपैथी के इफेक्ट में चूमने के बाद हम दोनों शारीरिक तौर पर पूरी तरह से एक बन गए। अब दोस्तों इस डिटेल को मैं पूरी तरह समझाना नहीं चाहता हूँ, समझदारी के लिए इशारा काफी होता है। साथ ही लियान शिन की मदद से मैंने तुम पर एक लोटस रीजनरेशन टेक्निक की प्रैक्टिस भी की, जो हमारे सेट की सबसे सुपीरियर टेक्निक है। मेरे लिए ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन रिजल्ट अच्छा निकला। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे अंदरूनी अंग फिर से एक बार सही तरीके से बनना स्टार्ट हो गए और आश्चर्यजनक बात यह है कि तुम सुपीरियर स्टेट में पहुंच गए, जो सबसे पावरफुल स्टेट होती है। यूनफेंग उसकी बात सुन के वहाँ पे थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर आगे उससे कहता है, मेरी बेटी जानती थी कि मैं उसका पिता हूँ, तो फिर उसे तुम मेरे पास क्यों नहीं लाई? बाई हॉक्सिन इस बात को सुनकर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकी। यूनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये सेफ्टी के इश्यू के कारण है? बाई हॉक्सिन वहाँ पे अपने सर को ना में हिलाते हुए बताती है, वो बात ये है कि उसके पास जीने के लिए केवल 1 साल बचा है। अपना हीरो अपनी बेटी के बारे में इस बात को सुनकर हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? उसके पास जीने के लिए बस 1 साल बचा है? बाई हॉक्सिन उसको आगे बताती है, मैंने उसकी बॉडी को ठीक करने के लिए आधा साल देने के लिए प्लान बना रही हूँ। अगर वो खुद ही ठीक नहीं हो पाती है तो मैं उसे सभी स्पेशल डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, और अगर समय मिला तो आपके पास भी जाऊंगी। बाई हॉक्सिन की इस तरह की बात सुनकर यूनफेंग वहाँ पे बहुत जरा गुस्से में टेबल पे हाथ मारते हुए चिल्ला के कहता है, तुम मुझे बताओ उसको बचाने के लिए क्या करना है? दूसरे साइड में बाई हॉक्सिन वहाँ पे अफसोस करते हुए बताती है, मुझे नहीं पता, अगर उसे चोट लगी तो घाव से खून बहना बंद नहीं होगा, इसीलिए मैं उसे इलाज की घाटी में लियान शिन के पास ले गई। डॉक्टरों के हिसाब से ये एक लाइलाज बीमारी है जिसे विट्रियस रोग कहा जाता है, जिसमें फीमेल पेशेंट अपनी पहली मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से मर जाती है। यूनफेंग इस बात को सुनकर गुस्से में फिर से मेज पे मारता है। शायद तभी उसको अपनी बेटी की याद आती है, जिसको देखता है तो वहाँ पे वो खिलखिला के हंस रही थी, जिस चीज को देखकर अफसोस करते हुए कहता है, क्या लियान शिन उसे बचाने के लिए कुछ कर सकती है? बाई हॉक्सिन फिर से अपने सर को ना में हिलाते हुए कहती है, हम अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत ढेर सारी कोशिश कर रहे हैं, कई बार बहुत मुश्किल हालात भी आए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। मैं जानती हूँ कि वो नहीं चाहती है कि मैं उसके बारे में चिंता करूँ। और इस बात को बताते हुए बाई हॉक्सिन के वहाँ पर आंसू निकलना स्टार्ट हो गए थे। अपनी बेटी के बारे में ये सब सुनने के बाद यूनफेंग के भी आंख में वहाँ पर आंसू बहना स्टार्ट हो गए थे। साथ ही वहाँ पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए कहता है, हे भगवान अब मैं क्या करूँ? लोटस सिंपैथी सच में बहुत पावरफुल है, तुम ही रो रही हो, हालांकि उस टेक्निक की वजह से मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। अपनी बेटी के बारे में उसको इतना चिंता करते हुए देखकर बाई हॉक्सिन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और अगले ही पल यूनफेंग गुस्से में वहाँ पर तुरंत खड़ा हो जाता है। साथ ही बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, मैं अपनी बेटी के लिए वेस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न ग्रासलैंड, साउथर्न वेस्टलैंड और ईस्ट कोस्ट के सभी फेमस डॉक्टरों से मदद मांगूंगा। मुझे इस चीज की परवाह नहीं है कि मुझे उन डॉक्टर्स को किडनैप करना पड़े, और अब मुझे ऐसा करना होगा। यूनफेंग को इतना सीरियस देखकर बाई हॉक्सिन उससे कहती है, जाओ तुम अपनी बेटी को गले लगा सकते हो। यूनफेंग अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहता है, अनफ्रीज। और ऐसा होने के साथ में जो उसने टाइम वहाँ पे फ्रीज करके रखा था वो वहाँ पे फ्री हो जाता है, और उसकी बेटी दोबारा से उसकी तरफ भाग के आते हुए चिल्ला के कहती है, पापा आप यहाँ पर मेरे लिए आए हैं, मैंने आपको बहुत मिस किया है। यूनफेंग वहाँ पर अपनी बेटी को आते हुए देखकर तुरंत घुटनों के बल आकर अपनी बाहों को खोल देता है। साथ ही वहाँ पर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए मन में कहता है, मुझे अपनी प्रोटेक्टिव गोल्डन लाइट को हटाना होगा और उसे धीरे से गले लगाना होगा। इस चीज को सोचने के साथ में वो अपनी बॉडी में एक और टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहता है, बॉडी सॉफ्टनिंग टेक्निक। ऐसा होने के साथ में उसकी बॉडी उसकी बेटी के गले लगाने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी, और अगले ही पल अपना हीरो जो उसकी बेटी भाग कर आ रही थी तुरंत जंप लगाते हुए उसको गले लगा लेती है, और वो भी उस फील को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। अपने पापा को गले लगाने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर अपना हीरो उससे कहता है, आपको इंतजार कराने के लिए मुझे माफ कर देना। दूसरे साइड में खड़ी बाई हॉक्सिन उन दोनों को इतने प्यार से मिलते हुए देखकर उसके भी आंख में आंसू आ गए थे।
हैं क्योंकि दोस्तों ये सीन देखने में सच में एक बहुत प्यारा पल था। कुछ देर बाद दिखाते हैं जहाँ पर यूनफेंग की बेटी उससे कहती है, पापा मैं हमेशा आपके कांधे पर बैठना चाहती थी। यूनफेंग अपने कांधे बैठाते हुए कहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखना। फिर वहाँ पे उसकी बेटी कहती है, क्या आप मुझे आसमान में उड़ा सकते हैं? और इसी के साथ यूनफेंग वहाँ पे उसको आसमान में ले जाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे सर को कस के पकड़ना। आसमान में उड़ने के साथ में उसकी बेटी वहाँ पर खूब एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो यूनफेंग से कहती है, पापा आपने जुआन के लिए तारे को पकड़ा था, क्या आप मेरे लिए भी एक तारे को पकड़ सकते हैं? अचानक से उसको ऐसा कहते हुए देखकर यूनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तुम जुआन को कैसे जानती हो? लियान शेन वहाँ पे खूब जोर से हंसते हुए कहती है, हाँ क्योंकि मैंने ऐसा होते हुए देखा था। उसके इस बात को अपना हीरो समझ नहीं पाता। तभी बाई हॉक्सिन से पूछता है, वो किस बारे में बात कर रही है? बाई हॉक्सिन उन दोनों को इस तरह से खेलते हुए देखकर वहाँ पर खुश होते हुए बताती है, ये बहुत कमाल की बात है कि चीजें कैसे काम करती हैं। हमारी बेटी अपने हेल्थ के बारे में नहीं जानती, लेकिन बदले में उसे और कुछ मिला है। वो बचपन से ही एक अच्छी बेटी रही है और बिना किसी परेशानी के भी वो सब कुछ जानती है। यूनफेंग वहाँ पे बाई हॉक्सिन की बात सुनने के बाद हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा? इसका मतलब तो यही हुआ कि वो सब कुछ जानने वाले स्टेट में पहुँच गई है। बाई हॉक्सिन उसे कहती है, मैं इस तरह से नहीं सोचती, इसे सब देखने वाली स्टेट कहना चाहिए, क्योंकि वो हर समय सब कुछ देख सकती है जिसमें आप भी शामिल हैं। इसीलिए वो आपको बहुत एडमायर करती है। इस बात को बोलते हुए उस पल को भी याद कर रही थी जब अपना हीरो अपनी दूसरी बेटी जुआन के साथ में खेल रहा था, तो वहाँ पर उस पल को लियान शेन सब चीजें देख रही थी। बाई हॉक्सिन की बात सुनने के बाद अपना हीरो लियान शेन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ऐसा ही है जैसे तुम्हारी मॉम बता रही है? उसकी बेटी वहाँ पर बहुत जरा खुश होते हुए बताती है, हाँ मैंने देखा कि आप कितने शांत थे। विद्य राजा का वो रूप सच में बहुत कमाल का था। उसने जुआन को परेशान करने वालों को बहुत कड़ी टक्कर दी। अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की तारीफ सुनकर यूनफेंग वहाँ पे ब्लश करते हुए मन में कहता है, ओहो मैं फिर से घमंडी हो रहा हूँ, मैं बच्चों की तारीफों को कभी नहीं टाल सकता। तभी वहाँ पर उसकी बेटी हंसते हुए कहती है, पापा क्या आप मेरे लिए उस बर्ड को पकड़ने के लिए उस विद्य राजा के फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं? यूनफेंग वहाँ पर खुश होते हुए कहता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन तभी बाई हॉक्सिन उसके सामने आते हुए कहती है, चलो ठीक है, तुम उसके साथ में खेलो, मैं तुम्हारी फैमिली के पास जाऊंगी और अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगी। बाई हॉक्सिन को इस तरह से कहते हुए देखकर यूनफेंग थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तभी उसकी बेटी वहाँ पर खुश होते हुए कहती है, मम्मी प्लीज अपनी फैमिली की उस लड़की का अच्छी तरह से इलाज करने की कोशिश करना। बाई हॉक्सिन जाने से पहले अपनी बेटी से थोड़ा सा लाड़ करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, तुम अपने पापा के साथ में यहाँ पर मजे करो। और इसी के साथ यूनफेंग वहाँ पर वही टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करने लगता है और उसके ऐसा करने के साथ में वहाँ पर वो पोर्टल ओपन हो गया था, जिसके थ्रू बाई हॉक्सिन वहाँ पर ये टेंग्यू की तरफ आगे बढ़ जाती है। और दूसरे साइड में अपना हीरो यूनफेंग लियान शेन के साथ खेलते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, हम लोग उस बर्ड को पकड़ते हैं। लियान शेन वहाँ पे बहुत सारा खुश होते हुए कहती है, हाँ ठीक है डैडी, प्लीज थोड़ा आराम से, मैं उन्हें चोट पहुँचाना नहीं चाहूंगी। लियान शेन की बात सुनकर यूनफेंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको वही क्लिनिक वाली लड़की वहाँ पर उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे वो सामने का सीन देखती है तो बहुत जरा घबरा गई थी, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी परछाई उसको घेरे हुए थी। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है अपना हीरो यूनफेंग अपनी बेटी की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए विद्य राजा को वहाँ पे अपेयर कर लिया था, जहाँ पर वो उस बर्ड को उंगली से इशारा करते हुए उससे कहता है, विद्य राजा उस बर्ड को पकड़ लो। यूनफेंग ने जैसे ही कहा था, विद्य राजा वहाँ पर अपने हाथों को बढ़ाते हुए उस बर्ड को बहुत प्यार से बहुत सॉफ्टली एक सर्कल के अंदर कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, ताकि उसे चोट न लग पाए। इस तरह से बर्ड को पकड़ते हुए देखकर लियांग शेंग बहुत जरा खुश होते हुए कहती है, वाओ डैडी ये तो बहुत कूल है। लेकिन दूसरी साइड में वो लड़की चिल्ला के कहती है, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम पहले ही चले गए हो, तुम बाद में हमारे साथ में खाना खा सकते हो। यूनफेंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारे बनाए गए खाने का मौका बहुत दिनों बाद मिला है लियांजिन। वो वहाँ पर उस बर्ड को सीधे लियांजिन की तरफ आगे बढ़ रहा था और वहाँ पे अपनी बेटी को नीचे उतारता है। लेकिन दूसरे साइड में लियान शेंग वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, आंटी लियान आप इस बर्ड को देखो जिसे मेरे पापा ने मेरे लिए पकड़ा है। लियान शेंग की बात सुनने के बाद लियांजिन छोटे बच्चों के तरीके
के तुरंत उसकी तरफ भाग के आते हुए कहती है, जल्दी करो, दिखाओ मुझे। लियान जिन वहाँ पे उस बर्ड को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, वाओ ये तो बहुत प्यारी है। यूनफेंग वहाँ पे उसको इस तरह से एक्ट करते हुए देखकर उसकी मौज लेते हुए कहता है, तुम एक बच्ची होने का दिखावा क्यों कर रही हो लियान जिन? लियान जिन वहाँ पे अपना मुंह फुला के पिनकते हुए कहती है, मैं एक बच्ची नहीं हूँ, अब मैं एक माँ हूँ। उसकी बात सुनकर लियान शेंग भी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, हाँ आंटी लियान बहुत अच्छी मॉम है, वो ब्रदर जू से बहुत प्यार करती है। दूसरे बच्चे की बात सुनकर अपना हीरो पसीने पसीने होते हुए कहता है, क्या कहा? लेकिन तुमको बच्चा कब हुआ? तुमने तो मुझे इस चीज के बारे में नहीं बताया। मैं आपके लिए गिफ्ट में एक रेड एनवलप दे सकता था। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया। अब इसे क्या मालूम, सारे गिफ्ट इसी के ही हैं। लियान जिन को इस चीज का मतलब समझ में नहीं आता, जिस कारण से हैरान होते हुए कहती है, क्या? लेकिन ये रेड एनवलप क्या है? अपना हीरो लियान जिन को ज्ञान फैलते हुए बताता है, खैर ये कुछ ऐसा है जो लोग अपने दोस्तों को तब देते हैं जब उनके बच्चे हो जाते हैं। और जैसे ही वो आगे कुछ कहने वाला था, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है, जिसको सुनने के साथ में ही वो लोग उस तरफ देखते हैं तो जहाँ पर लियान जिन की झोपड़ी थी वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था। लियान शेंग बहुत जरा घबराते हुए कहती है, जू, वहाँ पर तो ब्रदर जू है। दूसरे साइड में लियान जिन भी बहुत जरा घबराते हुए उस साइड भाग के जाते हुए कहती है, जू जी क्या तुम ठीक हो? दूसरे साइड में अपना हीरो अपनी पावर को यूज करते हुए तुरंत वहाँ पर गायब हो गया था। लियान जिन वो भी भागकर आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी यूनफेंग वहाँ पर अचानक से उसके सामने आ जाता है और हमको पता चलता है उसने अपनी पावर को यूज करते हुए उस लड़के को बचाकर अपनी गोद में ले आया था, जिसको देखते हुए लियान जिन घबराते हुए कहती है, जूजी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज मेरे साथ में ऐसे मजाक मत करो। लियान शेंग वहाँ पर सैड होते हुए कहती है, जीजू जागो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी यूनफेंग उस बच्चे को लियान जिन की तरफ आगे देते हुए कहता है, चिंता मत करो, वो बस तेज झटके के कारण बेहोश है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। यूनफेंग की बात सुनकर लियान जिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, सच में क्या ऐसा है? उसको इतनी चिंता करते हुए देखकर यूनफेंग वहाँ पर उसको समझाते हुए कहता है, अबे यार तुम एक खुद डॉक्टर हो, इस चीज के लिए तुम्हें खुद पता लगाना चाहिए। लियान जी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, हाँ मैं तो एक डॉक्टर हूँ। और इसी के साथ वहाँ पर वो अपने बेटे की नब्ज को पकड़ के उसकी जांच कर रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे वो रिलैक्स होते हुए कहती है, चलो ये अच्छा है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने उससे कहा था कि वो इस तरह की बेकार चीजों को करना छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। इस तरह के एक्सीडेंट बहुत बार हो चुके हैं। जब वह जागेगा तो मैं उसे बहुत कायदे समझाऊंगी। लियान शेंग वहाँ पर अपनी आंट को समझाते हुए कहती है, लेकिन जूजी तो एक बहुत अच्छा इन्वेंटर है, वो ऐसी नई चीजें बना सकता है जो लोगों के पास नहीं है। लियान जिन वहाँ पे खिसियाते हुए कहती है, ऐसा इन्वेंटर होने से क्या फायदा? क्या वो लोगों का इलाज कर सकता है? अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो इलाज की घाटी का ये बिजनेस कौन संभालेगा? लेकिन तभी अपना हीरो जूजी की तरफ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही जूजी वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है, यूनफेंग की तरफ देखते हुए कहता है, पापा आप आ गए। यूनफेंग अपना ट्यूबलाइट वहाँ पर हंसते हुए कहता है, हाँ मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन तभी जब उसको एहसास होता है कि इस लौंडे ने मुझे यहाँ पर अपना बाप कहा, तो वो सदमे में चला गया था और अचानक से उस लड़के को ऊपर झटके से उठाते हुए चिल्ला के कहता है, क्या ये मेरे को अपना पापा कह रहा है? जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यूनफेंग को अभी तक का सबसे बड़ा झटका ये लगा है, क्योंकि इस तरह की हरकत यूनफेंग ने अभी तक नहीं करी। दूसरे साइड में उस लड़के को दिखाते हैं, यूनफेंग वैसे भी रिवर्ट वन है, सर्वशक्तिमान। वहाँ पर अचानक से वो अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उस लड़के को बहुत तेजी से आसमान की ऊंचाइयों में फेंक देता है। उसको इतनी तेजी से आसमान की तरफ जाते हुए देखकर लियान शेंग हैरान होते हुए कहती है, वाओ वो तो सच में बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरे साइड में उसकी माँ लियान जिन बेचारी घबराते हुए कहती है, यूनफेंग आखिर तुम मेरे बच्चे के साथ में क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर यूनफेंग को होश आता है कि अबे हाँ यार बच्चा तो मेरे हाथ में है ही नहीं। और दूसरे साइड में हमें जूजी को दिखाते हैं, जो कि आसमान की ऊंचाइयों का खूब ज्यादा मजे लेते हुए कहता है, बहुत मजा आ रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यूनफेंग की पावर कितनी ज्यादा है, वो धरती के इतना ज्यादा ऊपर तक पहुंच गया है। लियान जिन वहाँ पे जूजी की परवाह करते हुए कहती है, फैंग जल्दी करो, उसे पकड़ो। यूनफेंग वहाँ पे उसको समझाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसको पकड़ लूंगा।
और इसी के साथ अपना हीरो वहाँ पर अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ता है और साथ ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए कहता है जायंट पाम। और उसके ऐसा करने के साथ में ही वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होते हुए सीधे जूजी को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ जा रही थी और बढ़ते बढ़ते वो जूजी के एकदम क्लोज पहुँच जाती है। यूनफैंग ने उसके केयर का ध्यान रखते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉर्म के तरीके एकदम सॉफ्ट कर दिया था, जिसके ऊपर गिरते हुए जूजी बहुत सारा खुश होते हुए कहता है अरे वाह ये तो बहुत सॉफ्ट है। फिर वहाँ पे जूजी उसके ऊपर वहीं पे बैठ गया था और नीचे की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है वाह पापा क्या बात, मैं तो यहाँ से धरती और आकाश दोनों को देख सकता हूँ। इलाज की घाटी तो बहुत छोटी दिखाई दे रही है। जूजी को इस तरह की बात करते हुए वो लोग वहाँ पे देख रहे थे, लेकिन दूसरे साइड में लियान जिन घबराते हुए कहती है फैंग जल्दी करो उसे नीचे लेके आओ। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक पावरफुल इंसान का लौंडा कितना ज्यादा शैतान होता है। वहाँ पे ऊपर चिल्ला के कहता है पापा मैं यहाँ से नीचे उतरना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए इसे फिसलने वाला बना सकते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर यूनफैंग वहाँ पे चिल्ला के कहता है हाँ ठीक है मैं करता हूँ। और इसी के साथ उसकी फरमाइश को पूरा करते हुए यूनफैंग वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए एक खूब मस्त स्लाइडर बना देता है फिसलने के लिए, जिसको देखने के बाद में जूजी बहुत ज्यादा खुश होके कहता है वाओ ये तो बहुत बढ़िया है। और उस स्लाइडर के ऊपर कूदते हुए उसको एंजॉय करते हुए खूब जोर से हंसते हुए नीचे की तरफ आ रहा था और नीचे आते हुए चिल्ला के कहता है ये तो सचमुच यूनिवर्स में सबसे शानदार है। और इसी तरह से मजे करते हुए वो स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ रहा था और जैसे वो नीचे पहुंचता है वो चिल्ला के कहता है पापा मुझे पकड़ो। उसकी आवाज सुनकर यूनफैंग थोड़ा सा हैरान होता है और तभी अचानक से उसको वहाँ पे अपनी गोद में कैच कर लिया था। इतने बढ़िया फिसलने वाले झूले से मजे करते हुए नीचे उतर के वो बहुत ज्यादा खुश होके कहता है वाओ ये तो वाकई में बहुत मजेदार था, क्या मैं ऐसा दोबारा कर सकता हूँ पापा, मैं वहाँ से नजारा फिर से देखना चाहता हूँ। लियान शेंग भी अपने भाई को सपोर्ट करते हुए कहती है हाँ पापा मैं भी देखना चाहती हूँ। उन लोगों को इस तरह से करते हुए देखकर यूनफैंग पसीने पसीने हो रहा था और साथ ही वहाँ पर अपनी स्किल को फिर से एक्टिवेट करते हुए कहता है सब कुछ फिर से फ्रीज हो जाए। और ऐसा करने के साथ में वहाँ पर वो सब कुछ फ्रीज कर देता है और फिर लियान जिन का हाथ पकड़ के बहुत ज्यादा गुस्से में घसीट के आगे की तरफ ला रहा था। इस तरह से सब कुछ फ्रीज होते हुए देखकर लियान जिन हैरान होकर कहती है यूनफैंग ये तुम्हारा कैसा मैजिक है, ये तो सचमुच कमाल का है। फैंग जब तुम घाटी में थे तो आपके पास वो मैजिक नहीं था। उसको इतना ताजुब करते हुए देखकर अपना हीरो उसको बताता है खैर ये टेक्निक मैंने तब सीखी थी जब मैं अपने एनिमी से लड़ रहा था, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। मुझे सबसे पहले ये बताओ आखिर ये सब क्या है, क्या तुम मेरे से इसके बारे में बात कर सकती हो। लियान जिन वहाँ पे उसको छेड़ते हुए कहती है लेकिन किस बारे में बात करनी है। यूनफैंग वहाँ पे अपने बेटे की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है मेरे बेटे के बारे में, क्योंकि वो मुझे अपना बाप कह रहा है। लियान जिन वहाँ पे ब्लेस करते हुए कहती है हाँ वो सही कह रहा है, तुम ही उसके पापा हो। यूनफैंग इस बात को सुनने के बाद चिड़चिड़ाते हुए कहता है अरे यार तुम लोग एक मिनट के लिए रुक जाओ, मुझे पहले समझने तो दो आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उसको इतना कंफ्यूज देख के लियान जिन समझ नहीं पाती, लेकिन दूसरे साइड अपना हीरो अपना ही सर पकड़ के बुरी तरह से बाल नोचते हुए कहता है आखिर मेरे कितने बच्चे होंगे, मुझे तो खुद नहीं पता मेरे कितने बच्चे फैले पड़े हैं। अरे यार ये मुझे फिर से परेशान कर रहा है, शांत हो जाओ, मुझे शांत रहना चाहिए। अब तो मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। मैंने एक बार फिर से अपने औजार का इस्तेमाल कर बैठा जिस चीज के बारे में मुझे याद ही नहीं है। यूनफैंग गहरी सांस लो, बस एक बार गहरी सांस लो। अब मेरे लिए कुछ भी सरप्राइज वाली बात नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि आखिर ये हुआ कैसे। अपने आप को थोड़ा शांत करने के बाद यूनफैंग वापस पीछे पलटता है लियान जिन की तरफ। उसकी तरफ देख के थोड़ा घबराते हुए कहता है तो मुझे बताओ आखिरकार क्या हुआ, हमारा बच्चा कैसे हुआ। लियान जिन वहाँ पे ब्लेस करते हुए कहती है तुम्हारा मतलब है जूजी से बाई हॉक्सिन तुम्हें यहाँ लेकर आई और चाहती थी कि मैं तुम्हारा इलाज करूँ। उस समय मैं फर्टिलिटी पोशन की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, इसीलिए मैंने इसका टेस्ट तुम्हारे ऊपर किया। लियान जिन की इस बात को सुनकर अपना हीरो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। लियान जिन वहाँ पे उसको खूब मस्त जवाब देती है ग्रेट डॉक्टरों को दूसरों पर दवाई का इस्तेमाल करने से पहले उसका टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए मैंने उस पोशन को खुद पर आजमाया। यूनफैंग वहाँ पे इस बात को सुनने के बाद पसीने पसीने होते हुए कहता है तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने तो मुझसे परमिशन भी नहीं मांगी। लियान जिन वहाँ पे बहाना बनाते हुए कहती है वो बात ये है मैंने तुमसे पूछा था, अगर तुम नहीं चाहते थे
थे कि मैं ऐसा करूं तो आपको मना कर देना चाहिए था, लेकिन आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि तुम इस चीज से एग्री करते हो। और दोस्तों मजेदार बात ये है, जब अपना हीरो वहाँ पे बेहोश पड़ा था, लियान जिन तब वहाँ पर इससे पूछने आई थी, फैंग जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हैं, मैंने उस दवा का टेस्ट खुद पर करने का फैसला लिया है, लेकिन मुझे एक आदमी की जरूरत है टेस्ट के लिए। और बात ये है कि मैं पहले घाटी से कभी बाहर नहीं गई, मैं केवल एक ऐसे इंसान हूँ जिसे मैं जानती हूँ। प्लीज प्लीज तुम मेरी बात को समझ सकते हो। फिर वहाँ पे वो ब्लश करते हुए कहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बनो। इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम इस चीज के लिए अच्छा महसूस नहीं करते हो तो तुम अभी मना कर सकते हो। अब बेचारा बेहोश इंसान कैसे मना कर सकता है जब फैंग इस चीज के बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो वहाँ पर लियान जिन का मतलब ये था, मेरा ये टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए एग्री करता है। यून फैंग को इस चीज के लिए एग्री करते हुए देखकर लियान जिन वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, मैं इसको तुम्हारे हाँ के रूप में मानती हूँ। लियान जिन जब इस चीज के बारे में उसे बताती है तो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता। वहाँ पर झटके के कारण कांपते हुए कहता है, ये तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने हाँ या ना करी थी। लेकिन तभी लियान जिन वहाँ पे उसको खूब कस के हक करते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे आपके ऊपर टेस्ट करने से ये पता चला कि फर्टिलिटी पोशन के साइड इफेक्ट से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मिस ये ने मुझे बताया कि पोशन ने अच्छा काम किया है। अब इसे ये नहीं मालूम वहाँ पे भी इसी के ऊपर ट्राई किया गया था। इस बात को सुनने के बाद यून फैंग थोड़ा झिझकते हुए कहता है, अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। आपको इस अचानक मिली कामयाबी के ऊपर आपके ऊपर गुस्सा करूं या गर्व महसूस करूं। फिर वहाँ पे उसके गाल घसीटते हुए उसे समझाता है, हालांकि फ्यूचर में आप अपने आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती, आपको पहले मुझे बताना होगा। क्या आप मेरी बात समझ रही हैं? हाँ, मैं जूजी को अपने साथ पाकर बहुत खुश हूँ। हॉक्सिन ने लियान शेन को यहाँ वापस ले आई, जिससे घाटी में बहुत खुशी आई। यून फैंग वहाँ पे उसके सर के ऊपर पेट करते हुए कहता है, हाँ तुम्हारे मास्टर के गुजर जाने के बाद से तुम यहाँ अकेली हो, लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं। लियान जिन वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, लेकिन फिर भी मैं एक हारे हुए इंसान की तरह महसूस करती हूँ। मैं लियान शेन का इलाज नहीं कर सकती और मैं जूजी को मुझसे मेडिसिनल स्किल सीखने के लिए नहीं कह सकती ताकि वो इलाज की घाटी की विरासत को पा सके। वो हमेशा उन अजीब चीजों पर ध्यान लगाए रहता है। फैंग तुम जूजी के पापा हो, क्या तुम उसे मनाने के लिए कोई तरीका नहीं सोच सकते? यून फैंग बेचारा इन माँ बेटे के चक्कर में फंस गया था, जिस कारण से वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं खूब पढ़ाई करूं, लेकिन मैं तलवारों और डंडों से खेलना पसंद करता था। आगे चल के मैं उन कल्टीवेटर में से एक बन गया और अपने साथियों के साथ मिलकर उन लड़ाई झगड़े के समय में सपोर्ट किया। इसी तरह से मैंने डिवाइन लैंड को एकजुट किया। उसकी बात सुन के लियान जिन हैरान होते हुए कहती है, फैंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फैंग वहाँ पे उसको समझाता है, तुम और मैं एक न्यू पेरेंट्स बन गए हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों के ऊपर नहीं थोप सकते। उसे जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो भी क्या काम कर रहा है, लेकिन हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए चाहे जो कुछ भी हो। लियान जिन वहाँ पे थोड़ा अफसोस करते हुए कहती है, लेकिन इस तरह से इलाज की घाटी का क्या होगा? फैंग वहाँ पे उसको समझाता है, तुमने इलाज की घाटी में लोगों का मुफ्त इलाज करने का अभियान शुरू किया। क्या तुमने मेडिकल स्कूल खोलने और दूसरे लोगों को इलाज सिखाने के बारे में सोचा है? यून फैंग की बात सुन के लियान जिन वहाँ पे हैरान हो गई थी और ब्लश करते हुए कहती है, क्या कहा? दूसरों को सिखाना? वहीं पे अपना हीरोज को समझाता है, दुनिया में अभी ही शांति स्टार्ट हुई है और सब कुछ की नई शुरुआत की जा रही है। वॉर के कारण बहुत से लोग अलग अलग बीमारियों से घिरे हुए हैं, उन्हें तुम्हारे जैसे डॉक्टर की जरूरत है। मैं रॉयल कैपिटल में एक मेडिकल स्कूल खोलने वाला हूँ, क्या तुम वहाँ पर हेड मिस्ट्रेस बनना पसंद करोगी? लियान जिन वहाँ पे सोचते हुए कहती है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? यून फैंग वहाँ पे उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। उसकी इस बात को सुनने के बाद लियान जिन बहुत सारा खुश होते हुए फिर से यून फैंग के गले लगते हुए कहती है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। अपने कठोर लौंडे को लड़कियों की इतनी आदत नहीं है, जिस कारण से वो झिझकते हुए कहता है, अरे ऐसा मत करो, तुम अब एक बड़ी लड़की बन गई हो। लियान जिन वहाँ पे उसकी मौज लेते हुए कहती है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हमारा एक बच्चा भी है, इसमें शर्म की बात क्या है? यून फैंग वहाँ पे झिझकते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो पेरेंट्स बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले हम गले कभी नहीं लगे। लियान जिन वहाँ पे उसकी मौज लेके वापस जाते हुए कहती है, अगर तुम बच्चों के साथ में ऐसे ही खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना पका लेती हूँ। और दूसरे साइड में दोस्तों अभी तक टाइम फ्रीज चल रहा था। उसका जो बेटा था वो अभी तक लटका हुआ था। अपना हीरो उसकी तरफ देख के तुरंत उसके पास जाकर उसको दोबारा से गोद में लेते हुए टाइम को अनफ्रीज करता है, जहाँ पर वो दोनों चिल्ला के कहते हैं, पापा हम ऐसा कर सकते हैं। अपना हीरो उन लोग को इतना खुश देखकर हंसते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं। और इसी के साथ वहाँ पर जूजी को वो नीचे उतारते हुए कहता है, वो कहाँ गया? मैंने उसको इधर ही कहीं रखा था। उसके बच्चे वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, वाओ पापा मजा आ जाएगी।
और इसी के साथ यूनफेंग वहाँ पे एक बादल को बाहर निकालता है, जिस बादल के ऊपर अपने आप को देखकर उसके बच्चे हैरान हो गए थे। साथ ही वहाँ पर मजे करते हुए कहते हैं, वाओ ये तो बहुत सॉफ्ट और मजेदार है। यूनफेंग वहाँ पे अपने स्किल में एक और चीज एक्टिवेट करते हुए कहता है, विंड। और ऐसा होने के साथ में ही वहाँ पर वो बादल हवा में उड़ने लगा था, जिसके मजे लेते हुए वो दोनों कहते हैं, ये तो बिल्कुल सपनों की तरह है। दूसरे साइड में यूनफेंग भी उनको इस तरह खिलाते हुए खूब मजे से वहाँ पे लेटा हुआ था हवा में। साथ ही वो पुरानी चीजें याद करते हुए कहता है, मैंने इस बादल को अचानक हमला करने और दुश्मनों से बचने के लिए बनाया था, लेकिन मुझे आज रियलाइज हुआ कि मैं अपने इस मैजिक का दूसरा इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। चलो देखते हैं। और इसी के साथ यूनफेंग वहाँ पे अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, खूब ढेर सारे बादलों को एकजुट करना, बादलों की दुनिया बन जाए। जैसे वहाँ पर यूनफेंग ने कहा होता है, जो बादल थे वहाँ पे अपने आप बहुत स्पीड में फैलना स्टार्ट हो गए थे और फैलते फैलते अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग शेप्स लेना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको देखते हुए बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और तभी थोड़ी देर में दोस्तों हमको पता चलता है, अपने हीरो यूनफेंग ने अपने बच्चों के लिए वहाँ पर बादलों का डिज्नीलैंड बना दिया था, जो कि देखने में सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। उस बादल को देखने के बाद वो दोनों बच्चे एकदम पागल से हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं, वाओ ये तो बहुत कमाल का है। यूनफेंग वहाँ पे उनके सर के ऊपर पैट करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो आगे बढ़ो, ये बादल बहुत सॉफ्ट हैं, तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे। अपने पापा की रजामंदी मिलने के बाद तो वो पागलों के तरीके उस बादल के डिज्नीलैंड में खूब स्पीड में भागते हुए कहते हैं, हुर्रे मजा आ गया, देखते हैं पहले कौन पहुँचता है। उसकी बहन चिल्ला के कहती है, जूजी मेरे लिए रुक जाओ तुम। और कुछ देर बाद दिखाते हैं वो लोग बादलों के स्लाइडिंग के ऊपर स्लाइड कर रहे थे, वहाँ पे खूब मजे करते हैं। जितने भी वहाँ पर चीजें होती हैं डिज्नीलैंड के अंदर, वैसे यहाँ पर भी मौजूद थी। वो लोग वहाँ पे खूब मजे करते हुए उस बादल में जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे। उनकी बात सुनने के बाद लियांजिन उस तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अपना हीरो भी उनको इतना मौज मस्ती करते हुए देखकर खुश होते हुए मन में कहता है, ये वही शांति भरी दुनिया है जिसके लिए मैंने और मेरे साथियों ने कड़ी मेहनत की है। ये बच्चे इस दुनिया का फ्यूचर हैं। मैं इनके लिए दुनिया की सारी नफरत, कियोस और अंधकार को खत्म कर दूंगा। दूसरे साइड में हमें लियांजिन को दिखाते हैं, जो कि खाना बना चुकी थी और देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा लजीज खाना लग रहा था। फिर वहाँ पे वो चिल्ला के कहती है, हे तुम सभी लोग, डिनर तैयार हो गया है। अपनी मॉम की बात सुनकर वो दोनों चिल्ला के कहते हैं, हाँ हम लोग आ रहे हैं। तभी वहाँ पर यूनफेंग भी उस बादल के ऊपर एक स्लाइड रेडी कर देता है, जिसके ऊपर से बच्चे और अपना यूनफेंग वो भी बच्चों के तरीके उसके ऊपर से स्लाइड करते हुए सीधे नीचे की तरफ आ रहा था। और वो लोग उस स्लाइड का खूब ज्यादा मजा ले रहे थे। और थोड़ी देर बाद वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर खाना खाने के बाद वो लोग खूब हंसी मजाक भी कर रहे थे। इसी तरह से दोस्तों टाइम बीतता चला गया था। तभी वहाँ पर उसका बेटा हंसते हुए कहता है, मम्मी क्या मेरे पापा इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं? लियांजिन वहाँ पे थोड़ा सा ब्लेस करते हुए कहती है, वो बहुत पावरफुल है, लेकिन मैंने दूसरे आदमियों को भी नहीं देखा है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वह दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी हंसते हुए कहती है, मेरी मम्मी तो कहती थी हमारे पापा लड़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी दूसरी चीजों में इतने अच्छे नहीं हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पापा औरतों का सामना करने में सबसे बेवकूफ आदमियों में से एक हैं। इस बात को सुनने के बाद तो अपने हीरो को वहाँ पे दिल पे झटका सा लग गया था। उसके बच्चे ही उसकी बुराई कर रहे हैं। दूसरे साइड में लियांजिन भी वहाँ पे हंसते हुए कहती है, हाँ मुझे इस बारे में पता है। जब फेंग पहली बार जागा तो उसने हेक्सिन और मुझसे बात करने की हिम्मत भी नहीं की और चेहरा शर्म के कारण लाल हो गया था। ये थोड़ा बेवकूफी भरा था। अपनी इतनी बुराइयां सुनने के बाद यूनफेंग शर्म के कारण अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है, प्लीज मुझे उस दिन की याद मत दिलाओ। जूजी वहाँ पे अपने फादर से कहता है, पापा क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? यूनफेंग उससे कहता है, हाँ बताओ क्या करना है। लियांशेंग उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, जूजी को और मुझे एक सीक्रेट प्लेस मिला है। जूजी भी बात को बढ़ाते हुए कहता है, हमें वहाँ पर बहुत ढेर सारी बीज, ढेर सारे पुराने टाइम की किताबें और एक चमत्कारी दीवार मिली है। हाँ पापा दीवार बात कर सकती है। उस दीवार ने जूजी को वे सभी कमाल की चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया। अपने बच्चों की बात सुनकर यूनफेंग सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, जब हम वॉर लड़ रहे थे तो कुछ सीक्रेट प्लेस पर हमें 500 साल पुराने अवशेष मिले। हालांकि ज्यादातर जगह बहुत बड़े खंडरों में बदल गई, जहाँ पर पुराने टाइम के अक्षर बने हुए थे जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इलाज की घाटी में ऐसी कोई जगह मौजूद होगी। इस अवशेष के बारे में इन लोगों ने जो भी कहा उससे पता चलता है कि ये पहले मिली जगहों जैसा नहीं है। उसका बेटा फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए कहता
है, पापा क्या आप हमारे दोस्त की मदद कर सकते हैं? यूनफेंग फिर से शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा दोस्त? जूजी वहाँ पर उसको आगे बताता है, उसने हमें पुरानी भाषाओं और चीजों के बारे में सिखाया, लेकिन डेटीज ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। मेरी माँ और आंटी हॉक्सिन भी उसे बाहर नहीं निकाल पाई। पापा आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं, आपको पता होना चाहिए उसे कैसे बचा सकते हैं। यूनफेंग तुरंत वहाँ पे खड़े होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं चल के। उसके बच्चे दोनों बहुत सारा खुश होते हुए कहते हैं, वाओ पापा आप ग्रेट हैं, पापा चलिए हमारे साथ आइए, हम आपको वो जगह दिखाते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके इलाज की घाटी के और अंदर की जगहों में जाता है, जहाँ पर अपना हीरो एक पहाड़ के पास आकर उसको देख रहा था। लेकिन तभी दूसरे साइड में वो दोनों बच्चे बड़ी स्पीड में एक जगह पर भागते हुए जाते हैं और सीधे उस पहाड़ के अंदर घुस गए थे। उनको गायब होते हुए देखकर अपना हीरो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उसको देख रहा था। तभी वहाँ पर अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, आर पार देखने की टेक्निक। उसके ऐसा करने के साथ में उसको पता चलता है उस दीवार के पीछे एक गुफा मौजूद है, जिसको देखते हुए वो अपने मन में कहता है, मुझे यहाँ पर ऐसी शानदार जगह देखने की उम्मीद नहीं थी। अगर मेरे पास आर पार देखने की टेक्निक नहीं होती तो मैं इस जगह को खोज नहीं पाता। बच्चों ने इस जगह को कैसे ढूंढ लिया? जब वो सोच रहा था इस बारे में, तभी जूजी वहाँ पे निकलते हुए कहता है, पापा इधर अंदर आइए। उसकी बात सुन के अपना हीरो धीरे धीरे चलते हुए उस तरफ जाता है और साथ ही उस पोर्टल को पार करते हुए सीधे उस जगह पे अंदर की तरफ आता है। वो एक विशाल लैब की तरीके लग रही थी, जो कि बहुत ज्यादा हाईटेक थी। जब वो बगल में देखता है तो वहाँ पर छोटे छोटे एनिमल्स के बच्चे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़े थे और हमको पता चलता है ये अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं। और इसी तरह से वो पूरी लैब अलग अलग एनिमल्स के अवशेषों से भरी हुई थी। दूसरी जगह पे जब अपना हीरो देखता है तो वहाँ पर बीजे रखे हुए थे और इसी तरह से वो उस जगह को पार करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद तो वो जगह और ज्यादा शानदार हो चुकी थी। उसके बच्चे वहाँ पर एक जगह बुलाते हुए कहते हैं, पापा इधर आइए। वहीं पर एक हाईटेक रोबोट खड़ी हुई थी उनके बगल में, जिसको देखने के बाद में यूनफेंग हैरान होते हुए कहता है, ये क्या चीज है? जूजी वहाँ पर हंसते हुए कहता है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई इंसान है। साथ ही वहाँ पर उसके पैरों पर ठक ठक करते हुए कहता है, ये देखिए ये लड़की बहुत लंबे समय से खड़ी है और आंटी हेक्सिन ने कहा था कि शायद ये हमारे समय से पहले के लोगों द्वारा छोड़ी गई एक पपेट है। लेकिन अपना हीरो तो दोस्तों रिवर्ट वन है। वो उस टेक्निक के सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए कहता है, बाधा आने वाली चीजों के आर पार देखने की टेक्निक। जब वो अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर जो रोबोट खड़ी थी उसके मेटल के अंदर देखता है तो उसको वहाँ पर उसका कोर दिखाई दे रहा था, जिसको देखते हुए वो अपने मन में कहता है, क्या ये सच में आखिरी सभ्यता द्वारा छोड़ी गई इंसानों की कठपुतली हो सकती है? उसकी शारीरिक बनावट आज के इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं है और तो और उसके पास कोई सोल या स्पिरिचुअल फर्नेस नहीं है जो उसको वहाँ से हिला सके। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक सपोर्टिंग रिक्वेस्ट है। बेसिकली मेरा सेटअप इस समय खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा लैग और अदर्स प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है मुझे, इसीलिए आपसे सपोर्ट मांगने के लिए ऊपर एक QR आपको दिखाई दे रहा होगा। आप लोग जितना भी अमाउंट चाहें उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। उस रोबोट को देखने के बाद अपने हीरो को उस पल की याद आती है जब वो वहाँ पर अंदर की तरफ आ रहा था तो वहीं पे दो इंसान एक मशीन के अंदर लेटे हुए थे। आदमी के चेस्ट के ऊपर एक अटैक हुआ था जिसके कारण वहाँ पे होल हो गया था। उस पल को याद करते हुए अपना हीरो कहता है, लेकिन वो औरत, उसके जो चोट लगी थी वो थोड़ा अजीब है। साथ ही उस लेडी के हाथ में वहाँ पर उसके परिवार की फोटो थी। उस पल को याद करते हुए अपना हीरो मन में कहता है, वे लोग बहुत पहले मर चुके हैं लेकिन उनकी बॉडी अभी भी ताजा है। वो बिल्कुल मैजिकल आइस कॉफिन की तरीके उस बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखे हुए है। जब वो इस बारे में सोच रहा था तभी सामने के डिस्प्ले में एकदम से बीप की आवाज आती है और वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपनी आंखें खोलते हुए जब सामने की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, लियान शेंग, जूजी तुम्हारा फिर से स्वागत है। वो दोनों बच्चे भी उसको देख के उसकी तरफ भाग के जाते हुए कहते हैं, लिनलैन तुम आ गई, ये देखो हम आपकी मदद करने के लिए अपने पापा को लेके आए हैं। दूसरे साइड में अपना हीरो उस लड़की को देखकर अपने मन में कहता है, ये तो वही फोटो वाली लड़की है। वो लड़की वहाँ पे जूजी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, सचमुच तुम मेरी मदद करने के लिए अपने दोस्त को लेके आए हो। और इसी के साथ वो वहाँ पर अपने हीरो की तरफ देखती है जो कि देखने में दोस्तों पहले से बहुत हैंडसम और डैशिंग लौंडा है। उसको देखते हुए वो लड़की कहती है, तुम्हारे पापा तो देखने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वो बच्चे भी वहाँ पर चिल्ला के कहते हैं, हाँ हमारे पापा कमाल के हैं। लेकिन अपना हीरो ट्यूबलाइट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे वो उससे कहता है, किस तरह के फॉर्मेशन तुम्हें वहाँ पर रोके हुए है? मैं किसी भी पावर का उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वो लड़की वहाँ पे अपने हीरो को बताती है, अभी जो आप देख रहे हैं वो मेरी वर्चुअल इमेज है, असलियत में मैं वहाँ पे नीचे सेफ हाउस में रखी हुई हूँ। ट्यूबलाइट को दोस्तों फिर समझ में नहीं आता। तभी वो अपने सर को खुजलाते हुए कहता है,
है। क्या कहा? वर्चुअल इमेज? बिटिया आखिर ई का है? क्या ये भ्रम या फैंटम जैसा कुछ है? यूनफैंग के इस तरह की देहाती वाली बात सुनकर वो लड़की भी थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 500 साल बाद की दुनिया मेरे समय से इतनी ज्यादा अलग होगी। आपको पता नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि आपके इन शब्दों का मतलब क्या है। उन लोगों के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसका बेटा उंगली से इशारा करते हुए कहता है, पापा ये कोई मैजिक नहीं है, इसे स्क्रीन कहते हैं। 500 साल पहले रहने वाले लोग स्क्रीन के जरिए आपस में बात करते थे, चाहे वो एक दूसरे से कितनी दूर क्यों ना हो। अब जाके अपने ट्यूबलाइट को इस बारे में समझ में आया था, जिस कारण से वो हैरान होते हुए कहता है, क्या वो चीज लोगों को दूर से एक दूसरे की आवाज सुनने में मदद कर सकती है? हमारी दुनिया में तो कुछ ही लोग ऐसा कर सकते हैं। लियान शेंग भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, आपको नहीं पता लेकिन लिन लैन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे कैलकुलस, फेरी टेल्स, मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। और तो और लिन लैन ने जूजी को चीजों को बनाना भी सिखाया है। यूनफैंग वहाँ पे उस लड़की से पूछता है, क्या इस टेक्नोलॉजी को पहले के लोग खत्म होने से पहले छोड़ के गए हैं? जैसे वहाँ पर यूनफैंग ने इस बारे में बोला था, तभी वहाँ पर जो लिन लैन थी उसकी डिस्प्ले के ऊपर कुछ होने लगा था। जैसा कि दोस्तों बचपन में शक्तिमान के टाइम पे अपने एंटेना में कुछ होने लगता था और दूसरा भाई छत के ऊपर कहता था, आया नहीं आया। उस डिस्प्ले में ऐसा होते हुए देखकर जूजी हैरान होते हुए कहता है, लैन आखिर तुम्हारे साथ में क्या गलत हो रहा है? लैन वहाँ पे घबराते हुए कहती है, मैं अब ऐसा नहीं कर सकती, इस फेस की एनर्जी अब खत्म हो रही है और मैं बुरी हालत में हूँ। उसकी बात को सुनने के बाद तो दोनों बच्चे बहुत जरा घबरा गए थे और तभी आपस में चिल्ला के कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पापा प्लीज उसकी मदद करिए आप। और इस बात को बोलते हुए उन दोनों ने यूनफैंग को पकड़ लिया था। उनकी इस तरह की जिद को देखकर यूनफैंग उनको शांत करते हुए कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय यहाँ पर ढूंढ लूंगा। फिर वो वहाँ पर उस डिस्प्ले वाली लड़की से पूछता है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? वो लड़की वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं यही मर रही हूँ, मैं मरने से पहले आखिरी बार जीजू और लियान शेन को देखकर खुश हूँ। लिन लैन की बात सुनकर जूसी घबराते हुए चिल्ला के कहता है, पापा आपको उसे बचाना होगा, मेरी माँ एक ग्रेट डॉक्टर है, वो लैन को बचा लेगी। लेकिन यूनफैंग उसकी तरफ देखकर सीरियस लुक देते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे फंस गई? इस बात को सुनने के बाद लिन लैन के वहाँ पे आंसू आ गए थे और साथ ही दोस्तों फिर से इस बार कुछ ज्यादा तेजी से उस डिस्प्ले में सिग्नल इफेक्ट आने लगा था। तभी वहाँ पे लिन लैन उसको बताती है, 500 साल पहले एक बहुत भयानक वॉर हुआ था जिसने लगभग पूरी दुनिया की ह्यूमन रेस को मिटा दिया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पर ले आए। हमने सोचा था कि हम वॉर से बच सकते हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों ने हमें ढूंढ लिया, जिस कारण से कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सबसे पहले सेफ हाउस में डाल दिया। मैं वहाँ पे रो रो के चिल्लाती रही, मुझे बाहर निकालो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वहाँ पे उसके पेरेंट्स समझाते हुए कहते हैं, लैन तुम्हें वहीं पे रहना होगा, तुम्हें हमारे लिए जीना होगा। उसको वहाँ पे समझाने के बाद गन लेके जो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लैन वहाँ पे बुरी तरह चिल्ला रही थी, रो रही थी कि मुझे बाहर निकालो मेरे को। और इस बात को बताते हुए प्रेजेंट में भी लैन के वहाँ पे आंसू आ गए थे। आखिरी में बहुत ज्यादा उसकी स्क्रीन में झिलमिलाहट होने लगी थी और वहाँ पे वो आखिरी पल में कहती है, और ये सब मेरे लिए लंबे सपने जैसा था और आखिरकार मैं जाग गई, लेकिन तब तक मेरे पेरेंट्स मर चुके थे और कोई भी मुझे बचा नहीं सका। यूनफैंग और दोनों बच्चे उसकी इस बात को सुन रहे थे और तभी वहाँ पे वो आगे बताती है, लेकिन मेरे लिए एकमात्र अफसोस ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं रह सकी। ये बात बताते हुए लैन वहाँ पे बिलक बिलक के रोने लगी थी। साथ ही वहाँ पे स्क्रीन उसकी और ज्यादा खराब होने लगती है, जिसको देखते हुए लियान शेन वहाँ पे रोते हुए कहती है, लैन नहीं लैन ऐसा नहीं हो सकता। जूजी वहाँ पे अपने पापा से जिद करते हुए कहता है, पापा हमको कुछ करना होगा। लेकिन दूसरे साइड अपना हीरो उसको बड़े सीरियस लुक के साथ में देख रहा था। इस चीज को होते हुए वहाँ पे लिन लैन भी देख रही थी और तभी वहाँ पर वो अपने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी 500 साल पहले की टेक्निक को जानने के लिए उत्सुक हूँ, मुझे वहाँ पर ले चलो। उसके दोनों बच्चे आगे की तरफ भागते हुए कहते हैं, पापा इधर आइए। और जैसे कि हम लोग को तो मालूम ही है, अपना हीरो रिवर्ट वन है, वो हर चीज को सेंस कर सकता है। जब आगे की तरफ वो जा रहा था तो फोटो वहाँ पे धुंधला रही थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो सारी झिलमिलाहट खत्म हो जाती है और वो लड़की उसको कोल्ड लुक के साथ में इविल स्माइल देते हुए हंस रही थी। और इसी के साथ वो दोनों बच्चे यूनफैंग को आगे की तरफ ले जा रहे थे, जहाँ पर उंगली से इशारा करते हुए जूजी उसको बताता है, पापा वहाँ पर एक बहुत अजीब सी फॉर्मेशन जैसा लगा हुआ है, मेरी मॉम और आंट हॉक्सिन भी अंदर नहीं जा सकी। जूजी की बात सुनकर यूनफैंग वहाँ पे सीरियस हो जाता है और तभी जब सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर कुछ रोबोट्स के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे, जिस चीज के कारण वो दोनों बच्चों के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल देता है ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके। और वहाँ पर वो जुबान के तरीके उड़ने लगे थे। वो वहाँ पर उस फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इस चीज को
देख लूंगा, अब तुम लोग बाहर रुको, मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करूंगा। जूजी वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए कहता है, पापा आप कर सकते हैं। लेकिन लियान शैन अपने पापा की चिंता करते हुए कहती है, पापा वहाँ संभल के जाइएगा। उन दोनों की बातों को सुनकर यूनफेंग वहाँ पे थम्स अप करते हुए कहता है, ओके मैं समझ गया हूँ। और इसी के साथ वो अपना कदम को आगे बढ़ा देता है उस जगह के फॉर्मेशन को जानने के लिए, जिस चीज के लिए वो आगे पीछे सब जगह पर निगाह रखे हुए था कि कहीं से कोई अटैक तो नहीं आ रहा है। लेकिन तभी अचानक से एक लेजर लाइट का अटैक वहाँ पे रेडी होने लगता है। और वो रेडी होते होते जिस तरह दोस्तों रेसिडेंट इविल के अंदर एक फॉर्मेशन लगा हुआ था लेजर लाइट का, उसी तरह से लेजर लाइट यहाँ पर सेट होने लगी थी, जो कि सीधे अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ती हैं उसको काटने के लिए। उन लेजर लाइट्स को आते हुए देखकर यूनफेंग वहाँ पे स्माइल करता है, क्योंकि वो तो एक बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है। तभी वहाँ पर वो स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, वज्र धर्म धातु, जिस कारण से कि जो लेजर लाइट थी उसको वहाँ पे छू भी नहीं पाती और अपना हीरो चलते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो तभी वहाँ पर दूसरा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। वहाँ पर कुछ अलग मैग्नेटिज्म बाहर निकलते हैं जो कि उसके पीछे से बाहर आए थे और वहाँ पर वो अपनी सारी की सारी पावर को एक साथ चार्ज कर रहे थे। और अचानक से यूनफेंग के जस्ट पीछे से उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक उसकी तरफ कर दिया था। क्या यूनफेंग इस अटैक से घायल हो जाएगा या बच जाएगा, यह हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही अदर सपोर्ट भी करने की पूरी कोशिश करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।